नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से एक नई शुरुआत करेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इस श्रृंखला में वही क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे जो हर एक या दो पेपर के बाद बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य यह होगा कि कम समय में अधिक क्वेश्चनों को रिवाइज करना। क्या करना दोस्तों? कम समय में अधिक क्वेश्चनों का रिवाइज करना। यानी क्या, हम इस वीडियो को एक बार, दो बार या तीन बार भी कम समय में देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोस्तों तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अपने YouTube चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दें। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है दोस्तों, आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं तो आप सफलता के लिए निश्चिंत मतलब हो जाइए, सफलता आपको मिलेगी ही, मतलब कि 100% मिलेगी। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्या, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? अब बताइए, लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देशन विधि, वार्तालाप विधि। तो क्या होगा हम लोग का उत्तर? हम लोग का उत्तर हो जाएगा क्या, आगमन विधि। इसमें क्या होता है, तो उदाहरण से नियम की तरफ सीखा जाता है। ठीक है, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। कह रहा है क्या, राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं सूची में शामिल कोई भी भाषा, अंग्रेजी। तो हम लोग का एनसीएफ किसकी व्याख्या करता है? कहता है किसे? मातृभाषा को बनाने के लिए। किस भाषा को? तो मातृभाषा को। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम आगे बात करें। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? कह रहा है वाइगोत्स्की साहब से, पियाजे साहब से, चामस्की साहब से, ब्रूनर साहब से। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी भाषा अर्जन शब्द आ जाए तो हम लोग किसे मारते हैं? हम लोग जानते हैं कि वो किसका है, तो चामस्की साहब का है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। आगे कह रहा है, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखनों की रचना करना सिखाना, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग बनाना। अब देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ऑप्शन बी क्यों नहीं सही होगा? केवल रचना करना उद्देश्य नहीं है और केवल एक चिन्ह यानी विराम चिन्ह पर ध्यान करना भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। अब वाक्य विन्यास में सारी चीजें आ जाएगी दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृति हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहते हैं? लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणना वैकल्य, वाचन वैकल्य। यानी कि क्या कह रहा है, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप दो चीज बिल्कुल याद रखिएगा। एक डिस्ग्राफिया आप लिखते हैं यानी ग्राफ पर, यानी ग्राफ ग्राफ लिखने से संबंधित है, किससे है, संबंधित है। और डिसलेक्सिया पढ़ने से है। ठीक, देखिए, और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से है यानी गणना से है। डिस्प्रैक्सिया ये किससे है, तो एक क्रिया है, शारीरिक क्रिया से संबंधित है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन से
बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। पहला क्या कह रहा है, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ठीक, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, पारिभाषिक जागरूकता। अब देखिए, जब भी रोजगार शब्द आता है तो ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अब बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुभाषा शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सिखाने के सक्षम बनाना। अब देखिए दोस्तों, बहुभाषा का क्या उद्देश्य होता है, तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है का, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखना सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। मतलब होने का तो सब तरीका ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा, कहानियों और चित्रों का उपयोग, दोहराव यानी ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी भी हम लोग का दोहराव है यानी रिपीट है, ऑप्शन सी भी अभ्यास है, और ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं हो सकता, कहानियों और चित्रों का प्रयोग सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो कह रहे कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शीय शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करें। ठीक है, तो देखिए जो दृष्टिबाधित है तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए आप स्पर्शी शिक्षण अधिगम का अधिक प्रयोग करें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। कह रहा है क्या, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। अब देखिए व्यावसायिक शब्द से ये भी ऑप्शन गलत है। हम लोग का इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है, यानी कौन सा गलत है। गणित की कार्यशाला और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम के संसाधनों को विकसित करना, ये भी सही बात है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षक के साथ न्यूनतम वार्तालाप। उसके बाद क्या है, शिक्षक विकास फैसिलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम में भाग लेना। इसका मतलब सबसे कमजोर ऑप्शन क्या है, तो सबसे कमजोर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी है क्या, कि वो अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षक के साथ न्यूनतम वार्तालाप, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है
आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि फीडबैक देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन का कह रहा है, क्रम निर्धारणी मापनी का कह रहा है, जांच सूची का कह रहा है, सपाटी आकलन का कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जांच सूची का इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि इसे करने से उस मतलब विद्यार्थी के बारे में सारे फीडबैक मतलब कि मिल जाएगा, जिससे हम लोग उसको जिस चीज की जरूरत रहेगी उसका हम लोग फीडबैक दे देंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आइए हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। अब देखिए किसको? सृजनात्मकता को करता ही है, सहपाठी साथ साथ सीखने को ये भी करता है, कक्षा में अनुशासन को, ये समावेशन को। अब देखिए तीन ऑप्शन सही है, कौन कौन से? ए बी और डी, लेकिन अनुशासन से इसका कोई मतलब विशेष नहीं है। इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए बी डी। ठीक, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। कह रहे अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। क्या कह रहे हैं? तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, जो वस्तुएं डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना। अब बताइए इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करना है, मतलब कि आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद वैसे ही क्रियाकलाप करना है, मतलब इसमें स्टूडेंट होगा जो सबसे बेहतर सीखेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज आप लोग एक बार सपोर्ट कर दें। और आप लोग का सपोर्ट क्या है? बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8600 कह रहा है, 8850 कह रहा है, 8950 कह रहा है, तो 8990 कह रहा है। देखिए 8848 होता है, लेकिन ऑप्शन बी में सबसे निकटतम क्या है जो कि आज के युग में माना जा रहा है कितना? 8850। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के कक्षा के लिए कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, छात्र पाठ्य पुस्तकों में हल किए गए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। देखिए सबसे ऑप्शन बेहतर हम लोग कौन है? ऑप्शन नंबर डी सबसे बेहतर है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? तो सारे ऑप्शन निगेटिव से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी टैग वर्ड से भरा हुआ है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य है योगात्मक मूल्यांकन, कक्षा की एक रास्ता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाले प्रश्न पूछना, बेस 10 यानी 10 बेस और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। देखिए कह रहा है मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। 5 दहाई का मतलब यानी 50, मतलब कि दहाई यानी दूसरे स्थान पर है, मतलब दहाई यानी दूसरे स्थान पे। ठीक, और 4 से छोटा, 4 इकाई से छोटा यानी 54 से सारी संख्याएं छोटी है। इसमें क्या कह रहा है? सीधा सीधी आप बात को समझिए, इसमें स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों आप लोग को एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा सीटेट से, उसमें दोस्तों सारी चीजों को मतलब बताया जाता है कौन सा ऑप्शन कैसे गलत है और आप एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे हल करें, मतलब कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग उस भी प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो आप लोग को मिलेंगे, वो एक बार देखिए। वो आप लोगों को मतलब कि ना सी टेट के प्रति एक ठीक ठाक कंसेप्ट विकसित कर देगा।
आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 संबंध है, 5 संबंध है, 6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। अब देखिए 4, चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो 4 5 9 9 6 15, मतलब कि 15 इक्वल टू 180। तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए 15 कम 15, 15 दूनी तीन नहीं 12, तो 12 में फिर 4 से गुणा करें तो 48 अंश हो जाएगा। 12 5 60 बर 6 72, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसे मान लीजिए 4x धन 5x धन 6x, तो 15 x बराबर 180, तो x बराबर 12, x में फिर 4 से करिए तो 48, फिर 5 से करिए तो 60, फिर 6 से करिए तो 72। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए घन कौन सी नहीं है, 729 भी घन है 9 का, 1000 भी 10 का है, 216 भी है हम लोग का 6 का। ठीक, इसका मतलब 333 एक घन संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों सी टेट में मैथ के इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन बशर्ते आपको वहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट ठीक करना है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, जिसका हर बराबर हो। अब देखिए किसमें हर बराबर है, तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन ए में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी में भी नहीं है तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, 1/4 3/4, यानी डी हम लोग का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौका देता है, यह ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। यह अध्यापक की निर्देशन अवधि का काफी समय बचाता है, यह भी गलत है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, क्रिया अन्वेषण द्वारा। देखिए छोटे बच्चे कर रहे हैं कैसे ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो क्रिया करके सीखते हैं, खेल में भी सीखते हैं, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके भी सीखते हैं। तभी न जिन प्याजे बोलते हैं कि छोटे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। ये देखिए ये सहपाठी और वयस्कों, इसका मतलब किस पर, इन पर वाइगोस्की का प्रभाव है। ठीक है। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, निम्न में कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अब देखिए सृजनात्मकता वर्ड आ गया, तो अपसारी दिया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया है, फिर दिया आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण दिया है, फिर अभिसारी दिया है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग दिया है। तो जब भी सृजनात्मकता शब्द आए तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग याद रखिए, यानी कि जो भी उत्तर यहाँ पर मिलेंगे वो तमाम तमाम डायमेंशनल में खुले होंगे, मतलब कि इसके तमाम अर्थ और उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। फिर आइए हम आगे बात करते हैं। कह रहे एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, लिखाई का मतलब ग्राफ यानी डिस्ग्राफिया। अब शब्द देखिए कहाँ लिखा है, डिस्ग्राफिया। देखिए हम लोग को आलेख वैकल्य मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिस्ग्राफिया। तो हम लोग को ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें। किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक साथ सबका विकास। दिव्यांग बच्चों को सिर्फ देखिए किसी विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। हाँ यही इसका क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सबसे बेहतर ऑप्शन है।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री को उनके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, उसके बाद दिया है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। देखिए पास और फेल ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर हम आगे बात करें, छात्रों को उनके प्रदर्शन, ये भी देखिए छात्रों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों को एक दूसरे से तुलना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी केवल बचा है क्या, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री को उनके अनुसार रूपांतरित करना। ठीक है, फिर आइए दोस्तों हम बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ठीक, कह रहा है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल इसमें एक ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थाई अलगाव, अलगाव कभी मत करिएगा, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड कभी नहीं दे सकते हैं। तो एक क्या, डील और अभ्यास भी नहीं, अभ्यास नहीं करा सकते। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग जानते हैं कि वाइगोस्की साहब कहते हैं क्या, प्राइवेट स्पीच, और जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक। ठीक है, तो निजी संवाद जब भी आए तो वो वाइगोस्की साहब का है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक जब भी आए तो किनका है, तो पियाजे साहब का है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर ही हो जाएगा। आइए फिर हम नीचे आगे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग की आज की श्रृंखला कंप्लीट हो गई। और दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोग कम समय में अधिक से अधिक 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर देखिएगा, उसमें सारे चीज़ों को स्पष्ट बताया गया है। इसमें हम लोग तेज कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का अभ्यास दोस्तों हम लोग करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल का सपोर्ट नहीं किया है, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।